हमारे साथ सुजीत झा इस समय पटना से आ गए हैं, कुमार अभिषेक इस समय मौजूद है लखनऊ से, संजय शर्मा चुनाव आयोग के बाहर इस समय खड़े हुए हैं जहां से तारीखों का ऐलान होना है और संजय शर्मा आपको बताएंगे जब तारीखें आ जाएंगी। और गोपी घांगर इस वक्त गुजरात से हमारे साथ हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान यहां स्टूडियो में आ चुके हैं। एक तरफ मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और दूसरी तरफ मौजूद है हमारे साथ आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप दोनों का भी। सबसे पहले संजय शर्मा, कांग्रेस कह रही है देरी कर दी क्योंकि रिबन काटने थे। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग को भी मालूम है कि इस तरह के सवाल उठेंगे। आयोग का यह कहना है कि उनके पास अभी काफी टाइम है, 15 मार्च तक उनके पास टाइम है चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करने का। फिलहाल पिछली बात देखें तो सबसे ज्यादा देर से चुनाव का ऐलान हुआ। इससे पहले कभी फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक चुनावों का ऐलान हो गया होता है, लेकिन इस बार चीजें डिले हुई हैं। इसके बाद भी बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ जिन 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उनकी तो उम्मीद की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान को लेकर है। इसमें माना जा रहा, सूत्रे बता रहे हैं कि उसमें डिले हो सकता है क्योंकि वहां जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव भी उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी सवालिया निशान है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है रोहित, चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे इससे पहले कुछ दिनों पहले तक इस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसे उतार दिया गया है और इसमें ईवीएम का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे चुनावी कार्यक्रम यहां पर दिखाए जाएंगे और ये बताए जाएंगे किस किस राज्य में कहां कहां कौन कौन से चरण में कितने चुनाव होने हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 से 9 चरणों में चुनाव होंगे। बहुत मुमकिन है कि 8 चरणों में चुनाव हो, लेकिन जब तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हो जाता तब तक हम सिर्फ पतंग उड़ा सकते हैं या फिर अफसरों से बातचीत करके यानी सोर्सेज के आधार पर हम खबरें बता सकते हैं। लेकिन यह तय है कि 5:30 बजे के करीब जैसी परंपरा है उसके मुताबिक शुरू के 20-25 मिनट चुनाव आयोग ये बताता है माइक्रो ऑब्जर्वर्स कितने होंगे, ऑब्जर्वर्स कितने होंगे, क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, कितने मतदान केंद्र होंगे, कितनी सीटें हैं, क्या है, वो तमाम बेसिक जानकारी देता है। सबसे आखिर में जिसके लिए लोग वहां बैठे रहते हैं उसका ऐलान सबसे आखिर में होता है। मुझे लगता है 5 बजे जैसे ही जितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी 5 बजे या उससे 1-2 मिनट बाद उसके बाद 25 से 30 मिनट के बीच ये ऐलान हो जाएगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे और मतगणना कब होगी और नई लोकसभा का गठन कब तक हो जाएगा। संजय, रविवार क्यों? बहुत लोगों को खल रहा है कि छुट्टी के दिन चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैसेज पीएम को देना चाहते हैं देश को कि हम भी संडे को काम कर सकते हैं? ये अंग्रेजी क्यों सुनाई पड़ता मुझे और इंडिया टुडे। चलिए, उनके कान में इंडिया टुडे की आवाज जाने लगी है। बहरहाल हम आशुतोष जी और आलोक जी से फटाफट इस पे कमेंट लेंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे आपको क्यों दिखा रहे हैं हम? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद उत्तर प्रदेश से ही चुनाव मैदान में होंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में होंगे। सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश से ही यह माना जाता है, तय होता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में बीजेपी ने पिछली बार जिस तरीके की जीत हासिल की थी, क्या इस बार भी वो उस तरीके का जादू दोहरा पाने में कामयाब होंगे? कुमार अभिषेक के पास हम फटाफट चल रहे हैं एक बार, जो लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। कुमार अभिषेक, पिछली बार माना गया कि भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव था, उसमें से एक बड़ा मुद्दा अयोध्या का, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस बार मध्यस्थता के जरिए उस पर तय कीजिए, बहुत ज्यादा उसमें चुनाव पर वोट मांगे जा नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी कि एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर होगा। जिन 5 साल में सांसदों ने काम नहीं किए होंगे उनकी जवाबदेही भी होगी। क्या बीजेपी वापस वो दोहरा पाने में कामयाब होगी जो पिछले चुनाव में हुआ था? देखिए रोहित, ये कहना कि क्या बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी यानी 80 में से 73 सीटें, ये बेहद ही मुश्किल है। हालांकि इस पर कहना फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं और लगातार वो कह सकते हैं कि फील्ड में है। जिस माइक्रो लेवल की बात लगातार अमित शाह से लेकर नीचे तक बात की जा रही है, बीजेपी की तैयारियां वहां जरूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा रोहित की समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है ये भी बहुत ही मजबूत गठबंधन है। जमीन पर
अगर दोनों के वोट ट्रांसफर होते हैं तो आप याद करिए कि पिछले चुनाव में अगर हम दोनों के वोट सिर्फ जोड़ दें तो दोनों की सीटें 55 के पार चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में इनकी कोशिश यही है कि इन दोनों गठबंधन के वोट को बंटने ना दिया जाए। इनका नारा भी है ना बंटने देंगे ना घटेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो दोनों की लड़ाई है ये बेहद अहम होगी। आपने कही चर्चा की भावनात्मक मुद्दों की बात, तो इस बार पुलवामा का मुद्दा भी बहुत जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई है उसका मुद्दा भी गांव-गांव में गूंज रहा है। तो इसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनके छोटे से छोटे नेता और कार्यकर्ता हो, इसे लेकर गांव-गांव में माहौल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये असर लोगों पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी बात करें रोहित, तो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसे लेकर बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम किए हैं गांव से लेकर शहरों तक में। तो लोगों के बीच में बीजेपी की चर्चा है, लोगों के बीच में कह सकते हैं बीजेपी का प्रेजेंस है, लेकिन महागठबंधन बहुत मजबूत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहाड़ सी चुनौतियां बीजेपी के सामने होंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस, सबसे बड़ी बात है कि क्या आखिर मोमेंट में कांग्रेस बिल्कुल अकेली पड़ेगी? कांग्रेस कुछ सीटों पर फोकस कर रही है, तकरीबन 15 सीटों के आसपास, जहां वो पहले से मजबूत रही है। हालांकि उन सीटों पर भी वो नेता अकेले लड़ने को तैयार नहीं है, ये हमारी जानकारी है। कांग्रेस की तरफ से जरूर ये कोशिशें हुई हैं कि किसी भी तरीके से कोई एडजस्टमेंट हो, कम से कम 14-15 सीटें ऐसी हो जो एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस का बैगेज नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि इस बार बेहद ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और तमाम लोग कह सकते हैं कि अब तैयारियों के साथ जुट चुके हैं। सुजीत झा, बिहार में क्या तैयारी? पूरी तैयारी है दोनों तरफ से। दोनों जो महागठबंधन है और एनडीए है, तैयारी पूरी जोर पे है। लेकिन ये जहाँ तक हम बार बार कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन अभी तक सीटों का उन्होंने बंटवारा नहीं किया है। जो जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल है उसका बंटवारा नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर दोनों की जो तैयारी है वो अधर में है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग ने आज ऐलान करना है और 5 बजे ऐलान हो जाएगा, उसके बाद जैसा ही कहा जाता है कि परीक्षा की तारीख जब आ जाती है तो छात्र ज़्यादा गंभीर होकर पढ़ाई करते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में ये सारे मामले सामने आ जाएंगे। आरजेडी ने भी कहा है कि 13 तारीख तक कांग्रेस अपना फैसला कर ले कि कितने ये सीटों का एडजस्टमेंट पर बातचीत हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ये हो जाएगा। लेकिन एक मैं अहम बात कहना चाहूँगा रोहित, की 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी जो परिस्थिति थी नीतीश कुमार के लिए और ये चुनाव जो 2019 का होने वाला है, वो दोनों चुनाव में आप देखेंगे तो 2014 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी को का साथ छोड़ा था और इस बार उन्होंने आरजेडी का यानी कि महागठबंधन का साथ छोड़ा है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मुद्दे रहते हैं और इस बार भी ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन जो कामकाज का जो मामला है, जो चाहे वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार का कामकाज हो, ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा एनडीए की तरफ से। लेकिन महागठबंधन जो है वो आरक्षण को लगातार गति दे रहा है, आरक्षण का मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक, जल्दी एक बार अहमदाबाद चल रहे हैं गोपी घांगर के पास। बताइए गोपी, गुजरात कितना तैयार है? जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आज इलेक्शन कमीशन के डेट आने वाले हैं, चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वैसे ही घोषणा हुई, वैसे ही बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से मैसेज आ गया है कि बीजेपी की शाम को 4 बजे एक मीटिंग होने जा रही है जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग होगी, जिसमें गुजरात के प्रभारी ओम जी माथुर के साथ साथ बीजेपी गुजरात के सारे लीडर मौजूद रहेंगे। तो वही कांग्रेस की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया गया और कहा गया है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प है 12 मार्च को अहमदाबाद में CWC होना है कांग्रेस का, उसको लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो सारे यहाँ पे पहुंचेंगे। खुद हार्दिक पटेल कांग्रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो वही कल अल्पेश ठाकुर की ओर से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो 2017 का चुनाव अगर हम देखें, जो विधानसभा चुनाव हुआ था रोहित, आपको याद
होगा। 3 युवा नेता गुजरात से उभरे थे, जिसमें हार्दिक पटेल थे, पाटीदार नेता, अल्पेश ठाकुर ओबीसी नेता और दलित नेता जिग्नेश मेवानी। माना यही जा रहा है, अटकलें यही लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार जिग्नेश मेवानी खुद भी निर्दलीय के तौर पर या फिर कांग्रेस की टिकट से खड़ा रह सकता है। तो वही हार्दिक पटेल भी 12 तारीख को जो CWC होने जा रही है, वो CWC में कांग्रेस में शामिल होगा और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की भी बात आ रही है। हालांकि अल्पेश ठाकुर जो है वो लगातार अपना जो बेस है उत्तर गुजरात में उसे तैयार करने में लगे हुए। तो वही बीजेपी के लिए हम कहेंगे कि ये चुनाव सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 26 में से 26 सीट जो गुजरात पिछली बार लोकसभा में आई थी उसे हासिल करना है बीजेपी को, जिसके लिए बीजेपी ने तोड़ जोड़ की रणनीति जो है उसे भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के 2 MLA जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। साथ ही जो जवाहर चावड़ा, जिन्होंने 24 घंटे भी महज नहीं हुए, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया रूपानी गवर्नमेंट में। तो साफ तौर पर ये तोड़ जोड़ की रणनीति जो है वो बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है, क्योंकि सौराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी फीका रहा था। तो सौराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उन्हें तोड़ने की रणनीति शुरू हो चुकी है। चलिए वापस आते हैं आपके पास। मनोज्ञा लोहिवाल, जल्दी बंगाल का हाल बताइए, फिर सत्येंद्र चौहान पंजाब हरियाणा का हाल बताएंगे। बिल्कुल, बंगाल पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह तैयार है और हर राजनीतिक पार्टी को अगले 2 महीने तक सिर्फ वोटरों से प्यार है। कोई ऐसी राजनीति, कोई ऐसी रणनीति नहीं छोड़ी जाएगी जिससे उन तक पहुंचा ना जा सके। बात बंगाल की हो या फिर पूर्वोत्तर भारत की, जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे राज्यों में अपना झंडा तो लहरा दिया है राज्य सरकार बनाकर, लेकिन लोकसभा का पहला चुनाव होगा। ऐसे में 88 सीटें हैं पूरे पूर्वोत्तर भारत की, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पैनी नजर से देख रही है। कोशिश कर रही है बंगाल में कम से कम खाता भी खुले, 2 से ज्यादा बढ़े, डबल डिजिट पर आए। तो वहीं दूसरी ओर असम और बाकी सारे राज्यों में जितना जल्दी हो सके अपना खाता बेहतर करें। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई होगी पश्चिम बंगाल में, जहां पर दीदी वर्सेस दादा लगातार चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बार बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं मुकुल रॉय के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई होगी, जिन्होंने पिछला चुनाव तृणमूल कांग्रेस का होकर लड़ा था और ये चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के होकर दीदी के खिलाफ खेमा खोल के लड़ रहे हैं। सत्येंद्र चौहान, अफवाह फैल गई थी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार डिसॉल्व करने का ऐलान कर देगी और उसके बाद जो है हरियाणा का चुनाव भी साथ में हो जाएगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ऐसा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बताना चाहूंगा रोहित, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ 28 सीटें हैं। 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस ने अपने घोड़े खोलने शुरू कर दिए हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमृतसर से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि वो आसपास के और इलाकों को भी कवर कर सके। इसी के अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल में 4 में से 4 सीटें जीती थी। हरियाणा जैसे राज्य में जहां बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, 10 में से 8 सीटें जीती थी। पंजाब में 6 सीटें अकाली और भाजपा ने जीती थी और चंडीगढ़ की सीट किरण खेर के बूते पर जीती गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब पंजाब में हालात बदले हैं, कांग्रेस की सरकार है, हालांकि हिमाचल में अभी भी भाजपा की सरकार है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से आप भी आते हैं रोहित, आपको भी पता होगा कि हरियाणा में पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट थे वो सभी ज्यादातर कैंडिडेट कांग्रेस छोड़कर आए थे, और अभी हालत यह है कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि बगावत भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये चुनावी गणित है, ये कहीं ना कहीं आने वाले जो है चुनाव में समीकरण और गणित बदल सकता है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। रोहित, चलिए देखिए, चित्रा भी आ गई हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में। स्वागत है चित्रा आपका भी स्टूडियो में। थैंक यू रोहित। और आशुतोष जी, आलोक मेहता हमारे साथ है। जल्दी से चित्रा, आप इनमें से किसी से सवाल पूछना चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक रिएक्शन उनका मैं लेना चाहूंगी। आशुतोष जी, पहले आपका रुख करते हुए, ये जो तैयारी और दम ठोका जा रहा है दोनों ही पार्टियों की ओर से, कांग्रेस कह रही है कि इस बार मोदी की विदाई तय है आज की तारीखों के ऐलान के साथ ही, तो वहीं बीजेपी का अपना दावा है। किसके दावे में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मुझे तो किसी के दावे में कोई ज्यादा दम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव की भी शुरुआत हुई है जी। अब असली लड़ाई शुरू होनी है। जहां तक बीजेपी के पास है संगठन और जो प्रचार
और साथ साथ जो तमाम के रिसोर्सेज हैं उसका मुकाबला कांग्रेस विपक्ष में किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि 2019 का चुनाव, नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री काल था, उसमें जो काम हुआ या जो काम नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी या उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उस पर एक तरीके से वोट पड़ने वाला है और उसके आधार पर तय होगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होगा। कांग्रेस के पास संगठन वो वैसा नहीं जैसा बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं है जिस तरीके की बीजेपी के पास है। तो एक तरीके से आप मानिए कि अगर मोदी जी अगर जिसे कहते हैं ना फॉल्टर करेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा, अगर वो फॉल्टर नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास होगा, तो कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। सवाल यह है कि मोदी पिछले हार 5 सकते सालों में किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? मैं अगर ये अर्थ निकालूं कि मोदी हारेंगे तो हारेंगे, कांग्रेस तो नहीं हरा सकती। ये 2014 में भी हुआ। 2014 का चुनाव अगर आप देखें कि जिस तरीके से मनमोहन सरकार के ऊपर आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार एक के बाद एक भयंकर भ्रष्टाचार था, लोगों का मोह भंग हुआ। अन्यथा यही कांग्रेस पार्टी थी 2009 के अंदर, उसने अपनी सीटें करीब 40-50 सीटें इंप्रूव की थी, 142 से बढ़ा के 205 सीटें लेकर आई थी और 2014 के अंदर 44 सीटों पर सिमट गई। तो इस दौरान क्या बीजेपी ने कोई बड़ा चमत्कार किया? 2009 में मुझे याद है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि आपने दफ्तर में ताला लगा दें क्या, इतनी बुरी हालत थी वहां पे। ठीक है। तो 2019 में मोदी जी को जवाब देना है, उन पर लोगों का विश्वास होगा तो वो जीतेंगे, नहीं विश्वास होगा तो किसी और को आलोक फायदा जी, होगा। यही बात तो नरेंद्र मोदी अपने हर एक, देखिए एक तरफ वो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, दूसरी तरफ 22 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया, उसको वो गिनाते हैं। 50 करोड़ लोगों को मोदी केयर से कैसे फायदा हुआ, उसको गिनाते हैं। आपको लग रहा है कि ये चीजें जनता के मन में घर बना पाएंगी? कम से कम जो मुद्दे और जो कामकाज उनकी ओर से किए गए हैं और जिसके दावे लगातार वो कर रहे हैं, कामकाज का जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे, आपको लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा? चित्रा जी, मैं तो मानता हूँ, पहले भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जी, कि विकास के काम को दावा करना अलग बात है। मैं भी मानता हूँ कि सारे दावे सही नहीं हो सकते हैं। उनके सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने कितना उन लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया, यदि जनधन में उनका क्या हुआ, यदि उन्होंने खाते खोले गए या गैस दिलाई गई या जो लोगों को काम मिला, मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां जहां इनकी पार्टियों का, ये ठीक है अभी पार्टी उनकी हारी है कुछ राज्यों में, लेकिन उसके वो भी इसी बात का परिणाम है कि वहां के विधायक यदि बिल्कुल निकम्मे साबित हुए तो उन्होंने उनको बिल्कुल ही, कुछ लोगों को बिल्कुल हरा दिया, तो पार्टी भी हार गई। राजस्थान में भी स्थिति वही बेहतर नहीं रही। इसलिए असली परीक्षा तो उन लोगों की है, चूंकि मोदी खुद कहते थे, देखिए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद उन्होंने साफ साफ कहा था भाई सांसद विधायक खुद भी काम करें, मेरे भरोसे न रहें। यह अलग बात है कि पूरा एक मैसेज यही है कि भाई मोदी के बल पर ही हम जीत सकते हैं, पहले राज्यों के बल पर ठीक है, मुख्यमंत्री काम करेगा। ये जब जो धारणा होती है उसका नुकसान होता है। मैं एक बात याद दिलाऊंगा, 2004 में रविवार के दिन ही घोषणा हुई थी, इसलिए यदि कोई आशा करता हो कांग्रेस का तो ये आशा कर सकता है कि संडे है तो हमारे लिए बहुत ही कुछ पिकनिक होने वाली है कांग्रेस की, इस पर कांग्रेस आसार लगा सकती है। मैं तो पूछने वाला था कि 2004 जैसा फील गुड आपको हो रहा है कि नहीं सरकार के बाद? कांग्रेस से पूछना उस समय चाहिए। फील गुड बहुत बड़ा फैक्टर था। नहीं, उस समय 2004 में आप याद करें ना, 2004 में तो बीजेपी को फील गुड था और कांग्रेस को आशा नहीं थी। इस बार कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है, राहुल गांधी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सत्ता में आने वाले हैं, तो खुद ही घोषित प्रधानमंत्री अपने को 3 महीने पहले कर चुके कि मैं ही बन सकता हूं, मेरे पूरी मेरी क्वालिटी है। ये अलग बात है कि 2004 और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। उस समय जिस तरह का माहौल था और आज जिस तरह का माहौल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर। इसलिए रोहित जी, अभी ये बात सही है कि अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि जल्दी क्या है, लेकिन हाँ दोनों पक्ष, आपको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्योतिषी अभी हूँ नहीं, पंडित, अभी जनेऊधारी पंडित बनना पड़ेगा। मौका हम दोनों को देंगे, आपसे भविष्यवाणी देंगे और आपसे भविष्यवाणी देंगे, छोड़ेंगे दोनों को नहीं। लेकिन शरत आ गए, राजस्थान का हाल बताएंगे। उसके पहले कुमार अभिषेक, जल्दी से, गठबंधन में और कांग्रेस में लोगों को इस बात की चिंता है टिकट बटेंगे तो किन किन को बटेंगे। बीजेपी में ज्यादा चिंता इस बात की है भाई इस बार किस किस के कटेंगे। अभिषेक, बिल्कुल रोहित, कांग्रेस की तरफ से जरूर यह है कि बटेंगे तो किसे बटेंगे। महागठबंधन का टिकट एक तरीके से बट चुका है, नाम ऐलान होना बाकी है, लेकिन 38 और 37 सीटों के बंटवारे के बाद 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का आ चुका है। मायावती ने लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम, जो कि वो प्रभारियों को तय करती हैं, लगभग तय किया है। कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट काटने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने कई सर्वे कराए हैं और सर्वे में भी ये बात निकल करके आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश जीतना है तो टिकट काटना ही होगा। तो
टिकट काटने का क्या क्राइटेरिया रखा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां से कई 75 साल से उम्र के बड़े जो नेता हैं वो चुनाव में लड़ते हैं, तो क्या उनको दोबारा से टिकट दिया जाएगा? मुरली मनोहर जोशी क्या होगा, क्या वो दूसरी जगह से लड़ेंगे? तो बहुत सारी ऐसी बात है जो कि निकल करके आएगी, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी दोनों तरफ लगभग चीजें तय होती जा रही हैं। आम बीजेपी के साथ साथ अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन लगभग तय है। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो चुका है, इनके बीच लगभग सब कुछ तय है। कांग्रेस जो आखिरी समय की कोशिश कर रही थी, लगता है कि उसे बिल्कुल अकेले जाना पड़ेगा। हालांकि जो उनके बड़े नेता हैं अब भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में जारी है। अकेले चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है एक तरफ मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है, इस बीच कांग्रेस सेंध लगाएगी तो लगाएगी कैसे, क्योंकि 2014 में सिर्फ 2 सीटों पर उसे विजय मिली थी उत्तर प्रदेश में। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। रोहित और मैं आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।